अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को हमने ख़त्म किया है, आज हम उसकी मश्क को हल करेंगे। इसकी मश्क वही आसानी से हल कर सकता है जिसने पूरे के पूरे बाब को और तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन रखा है। तो चलें, आपको लेके चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आपको बताते हैं कि इस मश्क को किस तरीके से आपने हल करना है। खुशामदीद अज़ीज़ तुलबा तालिबात, आज हम बाब नंबर 13 की मश्क हल करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम कसीरुल इंतखाबी सवालात पर आते हैं। पहला है जी, कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए पौधों में तैयार होते हैं। इस अमल के लिए मंदरजा झैल में से किसकी ज़रूरत नहीं होती? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इनकी ज़रूरत तो होती है, इन्हीं के दरमियान तो रिएक्शन होता है। दूसरे नंबर पे है बी, सूरज की रोशनी, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। सी है ऑक्सीजन और डी है क्लोरोफिल। तो अजीज तुलबा तालिबात, इसका जवाब होगा सी, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें चाहिए नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन उस रिएक्शन के नतीजे में बन जाती है। दूसरे सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी सुक्रोज और डी स्टार्च। पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज, ये तो मोनोसैकेराइड्स हैं। सी वाला जो है वो एक डाइसैकेराइड है, जबकि डी वाला एक पॉलीसैकेराइड है। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरे सवाल पर आते हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल से पैदा होता है ए स्टार्च, बी सेलुलोज, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पैदा होता है, इसकी मसावात भी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज ही बनता है। चौथे सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा बेजायका होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज, डी सुक्रोज। तो इसमें से स्टार्च बेजायका होता है। बाकी तीनों के बारे में हमने पढ़ा है कि उनका ताल्लुक या तो मोनोसैकेराइड से है या डाइसैकेराइड से है, और वो आमतौर पे मीठे जायके के अंदर पाए जाते हैं। पांचवा सवाल है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि इनके मिलने से सुक्रोज बनता है। इसकी मसावात भी हमने देखी थी जब हम मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड्स बना रहे थे। सी ऑप्शन पर आते हैं, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है? हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ए ऑप्शन। बी है हेक्सा हाइड्रोक्सी कीटोन, सी है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और डी है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो जब हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का, हमने उसकी साख्त देखी थी, तो हमें पता चल गया था कि उसमें 5 हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। इसका वैसे भी अजीज सुलबा तालिबात, मैंने आपको कुलिया तो बताया था, मैंने बताया था कि ग्लूकोज एक हेक्सोज है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा उसमें 5 OH पाए जाते हैं, तो ये पेंटा हाइड्रोक्सी होती है। तो ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। सातवें सवाल पर आते हैं, हजारों अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होकर बनाते हैं ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन, सी लिपिड्स, डी विटामिन। तो आपको पता है अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? प्रोटीन्स के। आठवें सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा ट्राई ग्लाइसराइड है? तो इसमें से ट्राई ग्लाइसराइड लिपिड ही है। हमने पढ़ा था कि ग्लाइसराइड कैसे बनता है, जब फैटी एसिड्स किससे मिलते हैं? ग्लिसरॉल से। तो हमारे कोर्स के अंदर जो लिपिड्स दिए गए थे, मैंने बड़ी तफसील में आपको पढ़ाया था कि उसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड से मिलता है, इसलिए वो ट्राइग्लिसराइड बनाता है। 9वें सवाल पर आते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, दर्ज झैल में से कौन सी एक खसूसियत इनमें से नहीं होती? ए है ये रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ये तो होता है। बी ये मखसूस नहीं होते, बी। सी है ये बहुत ज़्यादा मौसर हैं, डी ये जिंदा सेल्स के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। तो इसका जवाब है बी। अजीज़ तलबा तालिबात, याद रखिएगा एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मखसूस होते हैं। मैं सिर्फ इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूँ। हमारे मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक एंजाइम बना रखा है जिसका काम है प्रोटीन्स को तोड़ना। उसने प्रोटीन्स को ही तोड़ना है, वो किसी और चीज़ को नहीं तोड़ सकता। इसी तरह अमाइलेज नाम का एक एंजाइम हमारे अंदर मौजूद होता है, उसका काम है कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना। उसने कार्बोहाइड्रेट्स को ही तोड़ना है, वो और किसी चीज़ को नहीं तोड़ सकता। तो एक एंजाइम के ज़िम्मे जो काम लगा दिया जाता है वो वही काम करता है, वो उसके अलावा कोई और काम नहीं करता। तो ये इंतहाई मखसूस होते हैं। 10वें सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल विटामिन में से कौन सा पानी में सॉल्युबल होता है? विटामिन ए तो फैट सॉल्युबल है, डी, बी और ई बी। तो सी जो है वो क्या? एस्कॉर्बिक एसिड, वो किसके अंदर? पानी के अंदर हल हो जाता है।
11वें सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है? तो विटामिन ए, ई, के तीनों ही फैट सॉल्युबल हैं, तो हम ऑप्शन डी तमाम को सही पे निशानदेही करेंगे। 12वां सवाल, मंदरजा झैल में से कौन सी खसूसियत मोनोसेक्राइड्स में नहीं पाई जाती? हमसे पूछा जा रहा है जो नहीं पाई जाती। ए है जी सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस, वो तो ये होते हैं। पानी में सॉल्युबल, वो भी ये होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल, जी, चूंकि हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड सबसे सादा शुगर्स हैं, तो जब ये सबसे सादा शुगर्स हैं तो इसका मतलब है कि इनसे छोटा तो कोई नहीं हो सकता, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती है। 13वां सवाल, ग्लूकोज और सुक्रोज के बारे में मंदरजा झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो हमसे बयान जो दुरुस्त नहीं वो पूछा जा रहा है। ए है जी पानी में सॉल्यूबल, ये बात दुरुस्त है, दोनों सॉल्यूबल हैं। बी कुदरती तौर पे पाए जाने वाले, बिल्कुल ठीक है, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। सी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिल्कुल। डी डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड होना सुक्रोज पर तो पूरा उतरता है लेकिन ग्लूकोज पे नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। तो डी ऑप्शन सही है, जिसपे हमने निशानदेही कर ली है। 14वें सवाल पर आते हैं, मंदरजा झैल में से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? हमने देखना है कि इसमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। ए ग्लूकोज, जी बिल्कुल, उसका ताल्लुक मोनोसेक्राइड्स के साथ है। बी माल्टोज, वो भी रिड्यूसिंग है। सी सुक्रोज, वो भी रिड्यूसिंग है। स्टार्च, वो है पॉलीसेक्राइड्स, और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। 15वां सवाल, सबसे अहम ओलिगोसेक्राइड है? इनमें सबसे अहम अगर देखा जाए तो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, तो सुक्रोज सबसे अहम जो है वो समझा जाता है ओलिगोसेक्राइड। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है? तो हमने पढ़ा है कि विटामिन ए जो है उसका ताल्लुक होता है बीनाई के साथ, तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो सकती है। 17 जी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवा के तौर पर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है लिपिड्स और डी है ग्लिसराइड्स। तो इसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा जवाब है, प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर वैसे भी प्रोटीन ही होती है जो एक एंजाइम है, और वो खून को रोकता है जब कभी ज़ख्म हो जाता है, जिसको फाइब्रिन या फाइब्रिनोजिन कहते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं खून को रोकने के लिए। 18वें सवाल पर आते हैं, विटामिन ई की कमी की वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है? ए है रिकेट्स, नहीं, ये तो डी की वजह से होती है। स्कर्वी, ये विटामिन सी की वजह से होती है। बच्चों में अनीमिया होता है, याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी की वजह से। विटामिन ई और के दोनों की कमी की वजह से बच्चों के अंदर अनीमिया यानी खून की कमी जो है उसकी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। 19वां जी, लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये मंदरजा झैल में से किसके सिवाय बाकी खसूसियात रखते हैं? यानी इनकी पूछ रहे हैं कि खसूसियात जो इनमें ना हो। ए जी बहुत ज़्यादा एनर्जी रखने वाली गज़ा है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी लिपिड्स देते हैं। बी है पानी में सॉल्यूबल हैं लिपिड्स की, ये बात हम इस पे गौर कर सकते हैं। सी पे है वो हरारत के कमज़ोर कंडक्टर हैं, ये बात भी उन पे सूट करती है। और फैटी एसिड के एस्टर्स हैं, ये बात भी सूट करती है, इसका मतलब है पानी के अंदर सॉल्यूबल वाली खासियत इनमें नहीं होती है। 20वें सवाल पर आते हैं, विटामिन ग्रोथ से मुतल्लिका फैक्टर्स हैं, ये हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि जिस्म को एनर्जी मुहैया करते हैं। बी हमारे जिस्म को इलेक्ट्रिक शॉक से इंसुलेट करते हैं। सी ब्रेन सेल्स बनाते हैं। डी मेटाबॉलिक के अमल को रेगुलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि विटामिन जो हैं वो मेटाबॉलिक अमल को रेगुलेट करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी जो है उसको हम यहाँ पे निशानदेही करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें अगर हम ए ऑप्शन को देखें, एनर्जी मुहैया करना विटामिन का काम नहीं होता। बी जो है वो इंसुलेट भी ये नहीं करते, वो तो लिपिड्स करते हैं। ब्रेन सेल्स जो हैं वो भी फैट्स बनाते हैं। तो एंड पे हमारे पास डी ऑप्शन बचती है कि मेटाबॉलिक अमल को क्या कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज का, मशक का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मुख्तसर सवालात का। आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ, जिसमें पहला सवाल है कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं। बच्चों आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस नाम का एक अमल होता है। तो पौधे जो हैं, पहली बात कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। रिएक्शन आपके सामने है, इसके मुताबिक ग्लूकोज बनेगा
और साथ में ऑक्सीजन गैस खारिज होगी। अगर हम इस मसावात को बैलेंस करते हैं, तवाज़ुन में लाते हैं, तो 6 यूनिट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 ही पानी के, 1 मॉलिक्यूल यानी 1 मोल ग्लूकोज का और 6 मोल बनते हैं ऑक्सीजन के। इसके लिए जो है वो सूरज की रोशनी चाहिए होती है और साथ ही साथ क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो इस तरीके से पौधे जो हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स पैदा करते हैं। दूसरा सवाल है, मोनोसेक्राइड्स की खसूसियात तहरीर करें। मोनोसेक्राइड्स की पहली खसूसियत ये है कि ये सबसे सादा शुगर्स हैं। दूसरी बात, अगर हमने कह दिया कि ये सबसे ज़्यादा सादा हैं तो इसका मतलब है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। ये सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलाइन ठोस हैं। ये पानी में हल हो जाते हैं और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि इनकी रिड्यूसिंग नेचर होती है, ये रिडक्शन करते हैं। तो ये है इनकी खसूसियात। चलते हैं तीसरे सवाल में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है। याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रुक्टोज की अगर बात की जाए तो वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है ग्लूकोज के अंदर और फ्रुक्टोज के अंदर। चौथा सवाल है, डाइसैकेराइड्स की एक मिसाल दें कि इसे मोनोसेक्राइड में हाइड्रोलाइज कैसे किया जाता है। तो इसमें मैं आपको सुक्रोज दिखाता हूँ। C12H22O11 सुक्रोज का फार्मूला है। आप इसको डालते हैं पानी में और इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए हम बीच में डिल्यूट HCl डाला जाता है थोड़ा सा और इसको हीट किया जाता है। तो जैसे ही हम ये चीज़ें पूरी करते हैं, शराइत पूरी करते हैं, तो ये सुक्रोज जो है, ये जो मॉलिक्यूल है ये सुक्रोज का है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल टूटता है और इसके टूटने से एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल बनता है फ्रुक्टोज का। तो इसमें से चूंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है, तो आप किसी एक को ग्लूकोज और किसी एक को फ्रुक्टोज कह सकते हैं। तो ये है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए हमें डिल्यूट HCl थोड़ा सा शामिल करना पड़ता है। पांचवें सवाल पर आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स की खसूसियात बयान करें। तो पॉलीसेकेराइड्स की खसूसियात के अंदर सबसे पहली बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इसका मतलब है इनकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो ये हाइड्रोलाइजेबल हैं। इनको हम छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर तोड़ सकते हैं। पानी में हमने देखा है, पानी में ये हल नहीं होते। बेजायका होते हैं ये, इनमें हमें कोई जायका जो है वो नज़र नहीं आता। और इसके अलावा हमने देखा था कि ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। खसूसियात, छठे सवाल पर आते हैं कि प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स के दोनों तरह के सोर्सेज होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हमें पौधों से भी मिल जाती हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो हमें जानवरों से भी मिल जाती हैं। अच्छा, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में ये कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है दालें। तो अगर हम दालों में देखते हैं तो उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीजों के अंदर, बहुत सारे बीज जो होते हैं
उनके अंदर बेतहाशा प्रोटीन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अगर हम जानवरों के सोर्सेज से बात करते हैं तो गोश्त एक बहुत बड़ा ज़रिया है, मछली एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो जानवरों में हम इस तरीके से प्रोटीन्स को हासिल कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स पौधों में दालों और बीजों से मिलती हैं और जानवरों में ये गोश्त और मछली वगैरह से हमें हासिल हो जाती हैं। 7वें सवाल पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात बयान करें। तो कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात में पहली बात कि ये एनर्जी सोर्स हैं। इनको हम इसलिए खाते हैं ताकि इनसे हमें एनर्जी मिल जाए। इसके बाद ये सेल बनाने के भी काम आते हैं। बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये इस्तेमाल भी हमें नज़र आता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें फाइबर मिलता है और वो फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रोल को कम करता है, हमारे निज़ामे इंहज़ाम को ठीक करता है, बोवल फंक्शनिंग करता है। बोवल फंक्शनिंग का मतलब है कि अगर कॉन्स्टिपेशन यानी इंसान को अगर कब्ज़ वगैरह हुई है तो वो उसको रिलीज़ कर देता है, उसको ठीक कर देता है। 8वें नंबर पर आते हैं, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं? अजीज़ तलबा तालिबात, लैक्टोज के बारे में याद रखिएगा कि ये ऐसी शुगर है जो आमतौर पे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिल जाती है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम किसका शुमार करते हैं? हमने बात की हुई है इसके ऊपर पहले भी कि इसमें हम क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध, दही और पनीर वगैरह का शुमार होता है। तो इसमें लैक्टोज पाई जाती है। अब लैक्टोज किससे मिलके बनती है? याद रखिएगा, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज से बनती है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों का फॉर्मूला भी एक जैसा ही होता है। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ी है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का भी फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन इनके साख्त में फ़र्क होता है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक ग्लैक्टोज का मिलके लैक्टोज नाम की शुगर बनाते हैं। 9वां सवाल है, 10 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए क्यों इसेंशियल हैं? इसेंशियल वो इसलिए हैं क्योंकि हमारा जिस्म जो है उनको नहीं बना सकता। तो अगर हमारा जिस्म उनको नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि हमें उनको कहीं ना कहीं बाहर से हासिल करना पड़ेगा। अजीज़ तलबा तालिबात, हमारे जिस्म में 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 10 को हम बना लेते हैं, 10 को नहीं बना सकते। तो जिन 10 को नहीं बना सकते उनका नाम है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और उनको हमें कहीं ना कहीं बाहर से खुराक के ज़रिए हासिल करना पड़ता है। 10वें सवाल पर आते हैं कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं। तो प्रोटीन्स के बनने के लिए आपको अमाइनो एसिड्स का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि अमाइनो एसिड्स में एक तरफ कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, जिसको NH2 कहा जाता है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड आ गया, उसके यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, आगे कार्बन है, फिर एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर उसके आगे एक और अमाइनो एसिड आ गया, उसमें भी अमाइनो ग्रुप है, उसके यहाँ पे एक कार्बन है। फर्ज कर लें मैंने 3 अमाइनो एसिड्स आपके सामने बना दी। इनका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि एक H अमाइनो ग्रुप का और दूसरा OH कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप का, यहाँ पे भी इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। इन दोनों के नतीजे से यहाँ पे पानी बन जाएगा। और अगर पानी बनेगा तो आप समझ सकते हैं अजीज़ तलबा तालिबात कि इनका एक एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब बॉन्ड फ्री होगा तो देखिए ये रहा नाइट्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन बाकी, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, लेकिन अब OH निकल गया तो ये बॉन्ड फ्री हो गया। इसके आगे नाइट्रोजन है ये वाला, तो नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि उसका एक हाइड्रोजन निकल गया था। इस तरीके से ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, जब ये बॉन्ड करेंगे तो हम कहते हैं कि जनाब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इसी तरह का पेप्टाइड बॉन्ड हमें यहाँ पे नज़र आएगा और इसके आगे हमें फिर नाइट्रोजन लगा हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोटीन बना होता है। तो ये आपके सामने एक प्रोटीन बन जाएगा जिसको पॉलीपेप्टाइड भी आप कह सकते हैं।
11वें सवाल पर आते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि जेलेटिन को कैसे हासिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, जेलेटिन जो है वो जानवरों की हड्डियों में पाया जाता है। जब हम हड्डियों को गर्म करते हैं तो हड्डियों को गर्म करने से काफ़ी ज़्यादा इसको गर्म करना पड़ता है, तो उसको गर्म करने से जेलेटिन पैदा होता है। फिर उस जेलेटिन को हम निकाल लेते हैं और हड्डियों को, यानी हड्डियों को गर्म करने से हमें जेलेटिन मिलता है। और इस जेलेटिन को फिर हम क्या करते हैं, बेकरी की अशिया बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेकरीज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये हड्डियों को गर्म करके फिर बनता है। 12वें सवाल पे आते हैं, लिपिड्स का जनरल फार्मूला लिखें। तो अजीज तलबा तालिबात, लिपिड्स का जो जनरल फार्मूला है वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। तो यहाँ पर मैं वो बनाना दोबारा नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि आपने उसको किस तरीके से बनाना है। अब याद कीजिए अजीज तलबा तालिबात कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, तीन कार्बन वाला एक कंपाउंड होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये है ग्लिसरॉल। इसके अब यहाँ पर लगे होते थे OH। ठीक है, वो OH मैं यहाँ पे अब नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक O, यहाँ पे दूसरा O, यहाँ पे तीसरा O। इसके आगे लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप और उसके साथ क्या लगेगा, R। यहाँ लगेगा कार्बोनिल कार्बन और साथ में R, और यहाँ भी लगेगा कार्बोनिल कार्बन और साथ में R। ये ग्रुप बनाकर हमें पता चल रहा है कि ये एस्टर्स हैं। और एस्टर्स का मतलब क्या है कि ये और से देखें, ये कार्बोनिल कार्बन, उसकी एक तरफ R, दूसरी तरफ O, और O के साथ भी क्या है, R ही है, कार्बन वाला ग्रुप ही है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शनल ग्रुप बनता है या जनरल फार्मूला बन जाता है किसका, लिपिड्स का। 13वें सवाल पर आते हैं, 3 फैटी एसिड्स के नाम और इनके फार्मूलाज लिखें। तो बच्चों यहाँ पे किताब में हमें 2 दिए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने 3 पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, एक को हम लोग अपने पास से आपको बता देते हैं ताकि आपका मसला जो है वो हल हो जाए। तो सबसे पहले जो किताब में दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पे है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड लॉन्ग चेन कंपाउंड है और इसमें काफ़ी लंबी चेन होती है। और पामेटिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C15 H31 COOH। और एक दिया हुआ स्टेरिक एसिड, और स्टेरिक एसिड का जो फॉर्मूला है, स्टेरिक एसिड, और स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है C17 H35 COOH। इसके अलावा एक मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है कैप्रिक एसिड, और इस कैप्रिक एसिड, ये मीडियम साइज है, ये लॉन्ग चेन नहीं है, ये मीडियम साइज फैटी एसिड है, और इसका फॉर्मूला है C9H19 COOH। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पामेटिक और स्टेरिक एसिड और साथ में कैप्रिक एसिड। कैप्रिक एसिड जो है वो आमतौर पे बकरी के दूध के अंदर थोड़ी सी मिकदार में उसको देखा गया है। 14वां सवाल है, विटामिन की अक़साम बयान करें। तो अजीज तलबा तालिबात, विटामिन 2 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, ये वो हैं जो फैट्स में हल हो जाते हैं। एक हमने पढ़ा है वाटर सोल्यूबल, ये वो हैं जो पानी के अंदर हल होते हैं। इसके अलावा फैट सोल्यूबल में A, D, E और K का शुमार होता है, और वाटर सोल्यूबल के अंदर B कॉम्प्लेक्स और C का शुमार होता है। तो ये हैं विटामिन की 2 अक़साम। विटामिन की अहमियत क्या है? पहली बात कि ये ग्रोथ जो हमारे जिस्म में होती है उसके अंदर अपना किरदार अदा करते हैं, और इसी वजह से इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया गया। दूसरी बात, ये हमारे जिस्म में जितना भी मेटाबॉलिक काम हो रहा है, जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मेटाबॉलिक काम को रेगुलराइज करते हैं, तो ये उसको रेगुलराइज करते हैं। तो ये 2 अहम तरीन काम हैं विटामिन के। और इसके अलावा आपने देखा है कि मुख्तलिफ हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ काम करते हैं,
जैसे कि आई साइट को, हमारी बीनाई को कंट्रोल करते हैं, खून बनाना, और ये सारी चीज़ें भी विटामिन के साथ जुड़ी हुई हैं। 16वें सवाल पर आते हैं, विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात बताएं। तो विटामिन ए के सोर्सेज में सबसे पहले तो है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। तो जितनी भी हम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं, पालक, साग वगैरह, उसके अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमने इनका इस्तेमाल, इनके सोर्सेज को हमने देखा है कि ये डेयरी प्रोडक्ट भी इनके सोर्सेज हैं। अगर हम इस्तेमालात की बात करें तो हमने देखा है कि ये आँखों की हमारी जो बीनाई है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, और आपने देखा है कि अगर ये कम हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये है विटामिन ए के सोर्सेज और उसके इस्तेमालात। विटामिन के की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहक होती है? तो इसका बड़ा कम अभी तक तो पढ़ाई हो सकी है विटामिन के ऊपर, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इससे खून की कमी जो है वो सामने आती है। बहुत कम अभी इसके ऊपर पढ़ाई हुई है। खून की कमी को हम नाम देते हैं एनीमिया, और एनीमिया नाम की बीमारी विटामिन के की कमी की वजह से देखी गई है। 18वें सवाल पे आते हैं, वजाहत करें कि पानी में सोल्यूबल विटामिन सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते। उसकी एक वजह है, देखें अगर ये पानी में सॉल्यूबल है यानी वाटर सॉल्यूबल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म में से निकलते रहेंगे, क्योंकि पसीना तो आता ही है, तो पसीने के ज़रिए ये जिस्म में से, इनका जिस्म से अखराज जो है वो होता रहेगा। अगर इनका अखराज होता रहेगा तो इसका मतलब है कि हम और हासिल करते रहेंगे। जिस तरह फैट सोल्यूबल विटामिन है कि वो हमारे फैट्स में हल हो जाते हैं, और हल होने के बाद वो जिस्म के अंदर ही रहते हैं, और अगर हम उनको और हासिल कर लें तो उसकी वजह से नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसा वाटर सोल्यूबल विटामिन के साथ नहीं होता। वाटर सोल्यूबल विटामिन जिस्म से खारिज होते रहते हैं और हम इनको मज़ीद हासिल करते रहते हैं, लिहाजा इनका किसी तरह का भी नुकसान जो है वो हमें नज़र नहीं आता। 19वें सवाल पर आते हैं, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारे जिस्म की, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया जाता है? जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लिक सारी की सारी मालूमात, हत्ता कि ये भी बता देना कि कोई शख्स इंसान है या नहीं है। कोई भी हमारे सामने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार है, तो उसके फैसला करना, उसका ताल्लुक किस ग्रुप के साथ होगा, ये डीएनए पर मौजूद इंफॉर्मेशन ने करना होता है, और उसी इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है। 20वां सवाल है, डीएनए का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि डीएनए के दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है। दूसरा मैंने आपको कहा कि ये प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज जारी करता है। तो प्रोटीन बनाने का पैगाम जो है ना, ऑर्डर इसकी तरफ से आना है। तो ये पैगाम जो है ये बहुत अहम है, जो कि हमारा पूरा जिस्म प्रोटीन्स पे चलता है, इसलिए डीएनए हमारे जिस्म के लिए लाजमी है और मलजूम है। आते हैं इस बाब के आखिरी सवाल की तरफ, आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि आरएनए मैसेंजर के तौर पर काम करता है? देखिए, वजाहत तो ये बनती है कि अब आरएनए है, आरएनए को पैगाम मिला, ऑर्डर मिला किसकी तरफ से? डीएनए की तरफ से कि प्रोटीन बनाओ, और आरएनए ने उस मैसेज के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक वाकई ही प्रोटीन बना दी। तो ये क्या बात साबित कर रहा है? कि आरएनए वाकई ही एक मैसेंजर है। तो आरएनए एक मैसेंजर के तौर पे काम इसीलिए करता है क्योंकि उसका काम पैगाम में तब्दीली करना है ही नहीं। उसका काम है कि जो पैगाम डीएनए से मिल गया है उसी पैगाम को आगे ट्रांसलेट करे, और ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना दे। तो इससे साबित हुआ कि आरएनए की अहमियत एक मैसेंजर के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रोटीन्स बनाना उसके ज़िम्मे ज़रूर है, लेकिन जिस तरह का मैसेज और जिस तरह का पैगाम डीएनए से आएगा उसी तरह की प्रोटीन बनाई जाएगी, जिससे साबित होता है कि आरएनए एक मैसेंजर के तौर पे काम करता है। इसके साथ ही यहाँ पे मश्क ख़त्म होती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपकी तमाम सवालात को अच्छे तरीके से देखिएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मतलब जो इंशाइया तर्ज के सवालात हैं, उनको मैंने लेक्चर के अंदर ही बड़ी तफसील के साथ आपके साथ पहले ही मैंने उसको पढ़ा दिया हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको पूरे बाब की समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले बाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।